श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म। स्विगी के कर्मचारी स्ट्राइक पर। धनबाद में 17 से बढ़कर 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, सख्ते में जिला प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं सुदीप। आज है वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दूध दिवस। 1 जून को पूरे विश्व में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य दुग्ध का जन जन तक प्रचार प्रसार करना है। यह वो दिन है जब दुनिया भर के राष्ट्र दूध की महिमा का गुणगान करते हैं, और करे भी क्यों ना। आखिर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक दूध ही तो है जो हर उम्र में इंसान को पोषण देता है। आपको बता दें, सबसे पहले 1 जून 2001 को प्रथम विश्व दूध दिवस मनाया गया था। आज सीधा नजर हेडलाइंस पर। सिमडेगा की एक महिला ने स्पेशल श्रमिक ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। बोकारो से धनबाद जाने और आने में क्या रियायतें दी जा रही हैं, बताएंगे। हमारे कार्यक्रम नब्ज में डॉक्टर अंजू परेरा से वर्ल्ड नो टोबैको डे पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करेंगे बात। इस पूरे लॉकडाउन में लगातार खाना खा रहे जरूरतमंदों से बात कर उनका अनुभव भी जानेंगे। धनबाद में अचानक 17 से बढ़कर 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आने से सख्ते में जिला प्रशासन, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 5.0 आज से शुरू, अन्य क्षेत्रों में रियायत। कोरोना प्रभावित देशों में भारत विश्व में 7वें स्थान पर। कई राज्यों में टिड्डी दल का हमला जारी। पाक उच्चायुक्त के 2 अधिकारी को जासूसी के आरोप में भारत छोड़ने का आदेश। अमेरिका में व्यक्ति के पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद से हिंसक प्रदर्शन, 24 राज्यों में कर्फ्यू। देश के 7 करोड़ किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। खेती किसानी के लोन पर अब 31 अगस्त तक सिर्फ 4% ब्याज लगेगा। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। एक महिला ने ट्रेन में बच्चे को दिया जन्म। महिला सिमडेगा की है, जो एर्नाकुलम केरल से आज स्पेशल श्रमिक ट्रेन से बोकारो पहुंची थी। मां एवं बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोकारो रेलवे स्टेशन से स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। एर्नाकुलम से एक ट्रेन आई बोकारो सिटी रेलवे स्टेशन पर, जिसमें एक महिला जो सिमडेगा की थी वो गर्भवती थी और ट्रेन में ही उनकी डिलीवरी हुई। रेलवे की मेडिकल टीम जो है घटना पर मौजूद थे और सकुशल जो है बच्ची, गर्भवती महिला और बच्ची दोनों जो है स्वस्थ हैं। हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला करके इनको जो है सदर अस्पताल में तुरंत भर्ती करा दिया गया है। सिविल सर्जन साहब की अध्यक्षता में एक टीम जो है उनकी देख रेख कर रही है, और जब वो कुशल मंगल हो जाएंगे तब उनको हम वापस भेजने की जो है पहल करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको बोकारो से धनबाद जाना है तो तेलमच्चो ब्रिज पर पार करने के लिए किन कागजातों की जरूरत आपको पड़ेगी, इसकी जानकारी लेने पहुंचे हमारे संवाददाता। हम लोग आए हुए हैं धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग, जिसे तेलमच्चो ब्रिज के नाम से जानते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों को आने जाने में यहाँ काफ़ी कठिनाई हो रही थी, ताकि बिना पास के आपको आने या जाने नहीं दिया जा रहा था। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि अभी जब अनलॉक 1.0 चलाया जा रहा है तो इसमें किस तरह की या रियायतें दी जा रही है, और किन लोगों को जो है कि आने जाने के लिए छूट दी गई है। जो पुलिसकर्मी यहाँ की सुरक्षा पे लगे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। अभी पहले से दिए गए आदेशों का पालन किया जा रहा है, नया कोई आदेश नहीं आया है। पहले के जो आदेश दिए गए थे वो किस प्रकार के आदेश थे? वही एक जिला से दूसरे जिला में नहीं जाएंगे, उसके लिए जिलाधिकारी एसडीओ साहब का परमिशन चाहिए या ऑनलाइन पास चाहिए, इस तरह की बात पहले थी। अभी वही चल रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन 5 घोषणा होने से जो है बहुत से गाड़ियां जो है नहीं रोक रहे हैं। वो कहते हैं कि आदेश हो चुका है हम लोग को आने जाने का, ज़बरदस्ती करते हैं। और हम लोग का कोई नया आदेश नहीं आया, इसलिए हम लोग उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये रोड जो है पहले आगे चल के एनएच को जोड़ देती है, तो इसमें से दिल्ली से लेकर कलकत्ता से लेकर आपका हर तरह से लोग यहाँ तक पहुँचते थे। क्या उस तरह के गाड़ियों को रोक रहे हैं या फिर उन्हें भी छोड़ दे रहे हैं? बाहर से जो आ रही है गाड़ियाँ, जिनका यहाँ स्टैंडिंग है बोकारो में,
उनका एंट्री किया जाता है और बाकी गाड़ियों को डायरेक्ट उनको कर दिया जाता है। खासकर तो हम बात करेंगे टू व्हीलर को। टू व्हीलर में जो लोकल होते हैं, टू व्हीलर के लोग जो होते हैं लोकल ही अप डाउन करते हैं, यानी कह सकते हैं वो अपने काम के लिए धनबाद जाते हैं या धनबाद के लोग अपने काम के लिए बोकारो आते हैं। तो इस तरह के लोगों को आप रोक रहे हैं या फिर अगर इम्पोर्टेंट काम है तो उन्हें छोड़ा जा रहा है? हाँ, रोक रहे हैं, मेडिकल दिखाते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, इस तरह के दिखा रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं हम लोग। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इमरजेंसी में निकला हुआ है, जिसके पास पास नहीं है लेकिन उनको इमरजेंसी है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि उसे इमरजेंसी है या बहाना मार रहा है, तो ऐसे लोगों को आप कैसे पता करते हैं, कैसे देखते हो लोग? उनके बात से यकीन करके अगर सही बुझाता है, सही मालूम पड़ता है तो उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि लोकल लोग हैं। इस गांव में नैहर है, इस गांव में ससुराल है, लोगों को आना जाना तो लगा हुआ है। कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, इस तरह के कोई एक्सीडेंट कर गया, इस तरह की बात अगर होती है तो उनको दिया जाता है, विशेष परिस्थिति में उनको जाने दिया जाता है। फिलहाल तो जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको रियायत दी जा रही है। खासकर जो लोकल है, जो बोकारो धनबाद में अक्सर काम पड़ता रहता है, उनके बातों से उनको जानकर उन्हें आने जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको अगर परमिशन होता है तो ही एंट्री करने के लिए दिया जाता है, वरना उनको परमिशन मांगा जाता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहेंगे द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं प्रेम आर्या। पूरे लॉकडाउन घर घर डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय आज से हैं स्ट्राइक पर। क्या है उनकी मांग, जानते हैं उनसे। डिलीवरी बॉय बंद करो, पे आउट बढ़िया करना होगा। स्विगी में हम लोग विगत 1.5 साल से काम करते आ रहे हैं और जो हम लोगों को फैसिलिटी दिया जाता था वो अब से हम लोगों का बंद कर दिया गया है और अब मुश्किल हो गया है कि हम लोग अपने घर को चलाएंगे या बच्चे का ट्यूशन देंगे या गाड़ी में तेल भराएंगे, ये हम लोगों का अब मुसीबत हो गया है। इस कारण से आज से हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं और कंपनी से ये हम लोग कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग अगर हमारे जो पुराने जो मेडिकल फैसिलिटी और ये सब जो हम लोगों का है वो अगर पुनः अगर देंगे तो हम लोग उस पर एग्री। और 2 महीने से हम लोगों का वो इंसेंटिव पेमेंट नहीं मिला है और 2 सप्ताह से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से हम लोगों के घर में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है और इस कारण से हम लोग अब खुल करके हड़ताल करने जा रहे हैं। हम लोग का यही डिमांड है कि जितने भी लोग हैं हम लोग जो हमको पहले जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी स्विगी, वो हम लोग को अब से नहीं कर रही है। जो हमारा सैलरी था, बेसिक जो सैलरी था वो सैलरी भी अब देने के लिए मना कर रही है, जो इंसेंटिव था वो भी देने के लिए मना कर रही है। और जो हमें जैसे कि हम लोग रोज़ दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हम लोग रोड पे काम करते हैं, तो पहले हम लोग को ESI मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता था, अब वो भी बंद कर दिया गया है कि वो भी हम लोग को अब से नहीं मिलेगा। और उनका कहना है कि अब हम लोग पहले स्विगी के में डायरेक्ट हम लोग कंपनी के थ्रू काम करते थे, अब हम लोग क्या है कि लोकल वेंडर के थ्रू काम करेंगे। तो उनका कहना है कि अब जो पे आउट होगा हमारा वो डिसाइड करेंगे और उनके अकॉर्डिंग पे आउट हम लोग को मिलेगा। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे था। हमारे प्रोग्राम नब्ज में हमारे संवाददाता ने डॉक्टर अंजू परेरा से वर्ल्ड नो टोबैको डे पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। क्या है उनका कहना, आइए सुनते हैं। नब्ज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर अंजू परेरा के पास। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर कुछ अहम जानकारी लेंगे, जैसे फीमेल पर इनका क्या हार्म होता है, यूथ कैसे इस पे जा रहे हैं और कोविड के पेशेंट को इनसे कैसे बचना चाहिए। इन सारी जानकारी को हम आपसे साझा करेंगे। वर्ल्ड टोबैको डे आज 31 मई को मनाया जाता है और मैं इसका क्या दुष्प्रभाव है हमारे मानव शरीर पे मैं पहले ये बता देती हूँ कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, कैंसर, तरह तरह के कैंसर जैसे ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सबको के होने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जनरेशन के फर्टिलिटी पे भी असर डालता है। जैसे आपको मेल इनफर्टिलिटी हो, अगर जो मेल स्मोकर हैं उनके स्पर्म के पैरामीटर पे ये बहुत डिलीटेरियस इफ़ेक्ट देता है। स्पर्म काउंट कम हो जाता है, मोटिलिटी कम होता है, जिससे प्रेगनेंसी में दिक्कत होता है। उसी तरह ये फीमेल फर्टिलिटी पे भी बुरा असर डालता है। फीमेल्स के एग के क्वालिटी पे इफ़ेक्ट बुरा पड़ता है, दुष्प्रभाव, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ये सब पे, जिसके चलते
फीमेल लेडी चाह रही है कंसीव होना, लेकिन नहीं कंसीव कर पा रही है। साथ में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ाता है, आपके ओवेरियन एनवायरनमेंट को पे दुष्प्रभाव डालता है, ओवेरियन एजिंग होने लगता है, समय से पहले मेनोपॉज होने का खतरा बढ़ जाता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर का रिस्क रहता है। तो एक्टिव में तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता ही है। इसके अलावा अगर सराउंडिंग में फ्रेंड्स स्मोक कर रहे हैं, हस्बैंड स्मोकर है, पैसिव स्मोक का भी इफ़ेक्ट उनके शरीर पे बराबर ही पड़ता है। इस बार WHO का कॉल है कि प्रिवेंट आवर यूथ फ्रॉम दिस टोबैको एंड निकोटिन यूज़। देखिए, कोविड से तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन के बारे में आपने सुना कि ये इन्फेक्शन होने पे नेज़ोफेरिंग्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही ये वायरस जाके शुरुआती कुछ दिनों में रहते हैं और वहाँ से प्रोलिफरेट करते हुए ग्रेजुअली ये पूरे बॉडी में और लंग ये सब तक पहुँचते हैं और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ब्रेथलेसनेस होके ही सीवियर हो जाता है स्थिति कि अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे भी जाने की नौबत आ जाती है। तो स्मोकिंग तो यहाँ डायरेक्टली रिलेटेड है। पूरी लॉकडाउन में हमने आपको दिखाया कि कई ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो ज़रूरतमंदों को खाना खिला रहे थे। कल रविवार को हमारे संवाददाता ने बियाडा बाजार का दौरा किया। टीम एक प्रयास क्रिश्चियन सोसाइटी के द्वारा इस लॉकडाउन में वहां लगातार खाना खिलाया जा रहा था। हमारे संवाददाता ने वहां खाना खा रहे लोगों से बात की। पूरे लॉकडाउन जब तक चलता रहा, क्रिश्चियन सोसाइटी टीम प्रयास ने यहाँ पर उन गरीब मजबूर लोगों को खाना खिलाया, बहुत अच्छा काम किया। मगर जो लोग खाना खा रहे थे उनका क्या सोचना था, वो कैसा अनुभव किए, क्योंकि कल से यहाँ पर खाना बंद हो जाएगा खिलाना और वो दूसरे ढंग से फिर खिलाएंगे कहीं और जाके। मगर उस दरमियान जो खा रहे थे उनका क्या सोच था, वो क्या कहना चाहते थे पूरे टीम प्रयास को, क्योंकि ये सोसाइटी जो है ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति समूह का है, ये कई लोगों ने मिलकर ये प्रयास किया है और इसका नाम ही रखा गया टीम प्रयास। से खा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1 महीने से हम लोग खाए। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं सर। बिजनेस करते हैं। हाँ, तो हम लोग का कारोबार बंद हो गया है, तो हम लोग बैठे हुए हैं लॉकडाउन, तो ना सामान मिल रहा है। क्या चीज का बिजनेस है आपका? वो चूड़ी उड़ी बेचते थे, उससे अच्छा खाना यहाँ हम लोग। क्या अच्छा खाना रहता है? वही दाल भात सब्जी। मेरा परिवार का 8-9 आदमी। 8-9 आदमी तो खाना खाते हैं या खाना ले जाते हैं? नहीं, ले जाते हैं ना। 3 सप्ताह हो रहा है। 3 सप्ताह से खाने। कैसा खाना है यहाँ का? नहीं, अच्छा खाना है। अच्छा खाना है। अच्छा, यहाँ पर अलग से देता है, इसलिए अच्छा लगता है। सब्जी अलग से देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर रोज आते हैं। कितने आपके परिवार के कितने लोग यहाँ पर? 4 परिवार। 4 लोग आते हैं। तो यहाँ के जो लोग खाना खिला रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं? तो हम लोग धन्यवाद कहना चाहते हैं। लगभग 45 दिन से चल रहा हो जाए। पूरे 45 दिन में ऐसा कौन सा क्षण आपके लिए लगा कि अब हम नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्षण तो हमारे बीच में कभी नहीं आया। कभी कभी यहाँ जो खाना बनाने वाले हैं, एक दिन काफ़ी बारिश हुआ था, लगा कि खाना ही नहीं बन पाएगा। बहुत मुश्किल से लड़कों ने ये जो त्रिपाल है, 5-6 लड़कों ने मिलकर त्रिपाल को पकड़ा। बारिश में भीगते हुए इधर खाना बन रहा है और जो साइड से बारिश हो रहा है उससे पूरा भीगते हुए किसी तरह बहुत मुश्किल से खाना पड़ा। हाँ। और क्रिश्चियन सोसाइटी की टीम प्रयास की ओर से हम लोग यहाँ पर आज 44वां दिन है हम लोग भोजन करा रहे हैं असहाय लोगों को। हम लोग, मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि अगर आपके अंदर ज़रा सी भी लोगों के प्रति दया और प्रेम की भावना होगी तो ये सारा जो महामारी में जितने भी लोगों को तकलीफ़ें हो रही है वो किसी को नहीं होगी। यहाँ सब तरफ ख़त्म हो चुका था, लोग पहले भी चला रहे थे इस तरह का प्रोग्राम, तो मैंने देखा कि सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तो फिर मुझको आया कि क्यों ना ये प्रोग्राम को यहाँ अभी लॉकडाउन जब है तो इसको कंटिन्यू रखा जाए। फिर मैंने बिल्सन दा से बात किया, बिल्सन दा ने बोला कि ठीक है, प्रोग्राम को कंटिन्यू रहो, जो भी हो बन पड़ेगा फिर मैं आगे करता जाऊँगा। IAS, IPS बन के DM और SP बनने का कई लोगों का सपना होता है,
उन सपनों को पूरा करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, बता रहे हैं आचार्य IAS एकेडमी से NN पांडे। IAS और IPS बन के DM और SP बनने का कई लोगों का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए वह रात दिन मेहनत करके पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके मन में कई डाउट्स आते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम का डर होता है तो कभी कभी जैसे पढ़ने का मन ही नहीं करता। हमारे कार्यक्रम इफेक्टिव एजुकेशन परसेंटेज से परे में आज हम मिलेंगे आचार्य IAS एकेडमी के NN पांडे जी से, जो कि इन सारे समस्याओं का हल बताएंगे। कि UPSC जो एग्ज़ाम लेता है इंडियन सिविल सर्विसेज का, उसमें 22 अलग अलग कैटेगरीज के नौकरियां होती हैं। खासकर टॉप रैंकर्स जो होते हैं 1st to 50 वो IAS के लिए सेलेक्ट होते हैं, सेकंड IPS या IFS के लिए, थर्ड आपको इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, टैक्स के, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी जॉब हैं जो भी ग्रुप A की सर्विस हैं ऑल इंडिया लेवल पे, वो इसके ऊपर कोई वैसा एग्ज़ाम नहीं है। इसकी तैयारी की शुरुआत कब से करनी चाहिए? ग्रेजुएशन की शुरुआत से इसकी तैयारी किया जाए। देखिए UPSC तो स्वतंत्रता दी हुई है कि आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आप अगर मैथ्स के हैं तो भी आप SST के विषय चुन सकते हैं, लैंग्वेज के पेपर चुन सकते हैं। यदि आप बहुत ध्यान से कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है इस स्ट्रेटेजी से तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। सिलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, टू द पॉइंट अप्रोच रखना पड़ेगा, कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो सिलेबस सामने रखें, ट्रेंड्स देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी स्ट्रेटेजी से उनको तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस हर एक एग्जामिनेशन होने से पहले फॉर्म अप्लाई के समय सिविल सेवा ये UPSC द्वारा सिलेबस दे दिया जाता है। हमारे हिसाब से छात्र को डरना चाहिए क्योंकि कभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होती। एक बच्चे ने अपना जन्मदिन अनोखे ढंग से मनाया। स्वांग के DAV स्कूल के 6ठी क्लास के 12 वर्षीय रोनित सिन्हा ने अपना जन्मदिन क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी मजदूरों के साथ भोजन बांटकर खुशी जाहिर की। प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग कोनों से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के कई जत्थे बोकारो भी पहुंचे हैं। बोकारो के भतुआ पंचायत में कुछ मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया है। हमारे संवाददाता ने भतुआ पंचायत के मुखिया से बात की और जाना उन मजदूरों का हाल। अभी लॉकडाउन में काफ़ी सारी समस्याएं उभर कर आ रही हैं और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो है प्रवासी मजदूरों को संभालना। प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और इसी क्रम में भतुआ पंचायत में कुछ प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं और उन्हें भतुआ पंचायत में क्वारंटाइन में रखा गया है। अभी जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर लौटे हैं और इसमें भतुआ पंचायत में क्वारंटाइन में रखा गया है, तो किस तरह की सुविधा यहाँ पे मजदूरों को दी जा रही है? देखिए, सुविधा तो उन लोगों को सबसे बड़ा होता है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, BSL सप्लाई पानी टैंकर के माध्यम से नहाने के लिए चापाकल है और खाने पीने का कुछ सरकार की ओर से व्यवस्था आई है। और जो घाटी बड़ी होता है वो मुखिया होने के नाते हमारा जिम्मेवार है, क्योंकि हमारे मजदूर हैं, हमारे भाई बंधु है, इसलिए जो भी घाटी बड़ी होगा उसका देखभाल तो हमको करना होगा। हमको मजबूत से उन लोगों का ख्याल रखना होगा। आ जाकर पूछताछ करते हैं। मतलब आप डेली आते हैं और पूछते हैं लोग से? 2-3 बार आते हैं। तो ये प्रवासी मजदूर कहाँ से आए हैं? सबसे अधिक है, जैसे कि 12 ठो आपका चेन्नई से आया है, एक गुजरात से आया है और एक बंगलोर से आया है। 14 ठो अभी है। यहाँ पे 14 क्वारंटाइन में अभी हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी आए हैं मजदूर, उनका पहले कहीं पे टेस्ट हुआ है क्या? हाँ, जितने भी आए हैं जो अपने खर्च से आए हैं उसको 2 जगह सिर्फ हुआ है। तो मतलब जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं वो आसपास के ही हैं? सब हमारे पंचायत के हैं, नज़दीक के पंचायत के कुछ हैं। क्योंकि एक ग्रुप में होने के कारण वीडियो सर भी बोले कि एक ग्रुप में हैं, इन लोग को एक ही जगह रखने से बढ़िया रहेगा। तो भतुआ पंचायत में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया, ये ऑर्डर कहाँ से पास हुआ? ये ऑर्डर हम लोग को जिला प्रशासन की ओर से प्राप्त है। प्रखंड पदाधिकारी, अंचला अधिकारी, सभी अधिकारी के निर्देशानुसार ही हम लोग क्वारंटाइन में रख रहे हैं, ताकि गांव में भाई का माहौल नहीं हो। कुछ लोग ऑनलाइन फॉर्म भर के भी आए, तो वो क्या प्रोसेस था ऑनलाइन भर के? सरकार द्वारा वो किस तरह से यहाँ तक? सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऐप दिया गया था, झारखंड कोरोना सहायता ऐप।
सकते हैं। और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इन लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का सलाह किस तरह से दिया जा रहा है और ये किस तरह से पालन कर रहे हैं? नहीं, उन लोग को बेड भी हम 1 मीटर के दूरी में बेड लगवाए हैं और खाना खाने के समय भी बोल दिए हैं कि 1 मीटर की दूरी में आप लोग रहिएगा और 1 मीटर दूरी में खाना खाइएगा और जो खाना चलाएंगे बांटेंगे वो मास्क लगाएंगे, ठीक है, मास्क लगा के ही खाना चलाएंगे। हमने अभी बात की मुखिया जी से और जाना कि भतवा पंचायत में प्रवासी मजदूरों को किस तरह से उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है और किस तरह से उन्हें व्यवस्थित किया गया है कि वो सुरक्षित रहें। तो इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें द टाइम्स मीडिया में। मैं अजय राज। अब खबरें धनबाद से। धनबाद में अचानक 17 से बढ़कर 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आने से सख्ते में जिला प्रशासन। 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने एसडीएम राज महेश्वरम, डीएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में झड़नापारा सब्जी हटिया समेत अन्य क्षेत्रों को सील कर कर्फ्यू की तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। 13 मामले जो धनबाद के हैं उसमें से एक मामले में एक मरीज पूर्णिया में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। 12 क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं, 12 क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे हमको कंटेनमेंट जोन की आवश्यकता पड़ेगी उसका क्षेत्रफल हम लोग देख रहे हैं, उसी के सर्वे यहाँ पे 2 लोग पाए गए। हम लोग देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब हमने निर्देश दिया है कि देख लें कि हम लोग कितना बना सकते हैं, कोई भी कठिनाई ना हो और आवश्यक रूप से हम लोग क्षेत्रों में भी ना दें, उसको हम लोग ख्याल रख रहे हैं। और अभी हम लोग इसको डिक्लेयर कर रहे हैं अभी मार्केट क्योंकि एक अभी कंजस्टेड मार्केट है, हम लोगों ने कुछ समय दिया है कि अन्य स्थान पे जो तकलीफ है, जिला परिषद है या मार्केट है वहाँ पर दुकानदार को हम लोग देख रहे हैं भी कितने दुकानदारों को। धनबाद के गोविंदपुर में बड़ा हादसा होने से बचा। एक मालवाहक ट्रक गड्ढे में धंस गया। पुलिस लाइन होते हुए गोविंदपुर जाने वाली सड़क मार्ग पर एक ट्रक की टायर फंस गई। आसपास की दुकानें बाल बाल बची। सड़क पर लगा लंबा जाम। रांची से बलियापुर जा रही थी गाड़ी। ये प्लेन रास्ता है, इसमें अचानक गड्ढा में गाड़ी धंस गया। करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। सरकार से कहें कि कम से कम जो ये लोग गड्ढा रास्ता तो सही कर दें। ये हो गया पुलिस लाइन आपका CM के मोड़। हादसा गाड़ी का कितने बजे हुई? ये आज सुबह लगभग 6:45 बजे के आसपास। हमारी दुकान सामने ही में है, मेन रोड है। ये जो केबलिंग वाला किया था पाइप, उसमें गड्ढा छोड़ दिया था, वही गड्ढा के कारण ऐसा हुआ। बच गए हम लोग का दुकान सब धंस जाता है उसमें। पब्लिक का चोट तो नहीं लगा, लेकिन थोड़ा आवागमन में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। सरकार इस पर कार्रवाई करे, जितना जल्दी हो रोड क्लियर करे, जहाँ गड्ढा गुड्ढी उसको भर के क्लियर कर दे, ताकि फिर दोबारा ऐसा नहीं हो। हम लोग का ज़िंदगी तो एकदम रोड पर रहते हैं, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। एक नज़र मौसम पर। कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। आज सुबह भी हल्की बारिश हुई, उसके बाद धूप छांव का सिलसिला देखने को मिला। फिर शाम होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते कुछ खबरें संक्षिप्त में। बोकारो रामगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में मां छिन्नमस्ती के मंदिर के समीप दामोदर नदी पर पुल निर्माण वाली जगह से नकाबपोश अपराधियों ने गार्ड और चालक का अपहरण कर लिया। विस्थापित नेता काशीनाथ सिंह ने पिछड़ी बस्ती में कहा कि CCL प्रबंधन दोहरी नीति अपनाकर CCL प्रबंधन विस्थापितों का शोषण कर रहा है। कहा कि प्रबंधन ने बिना जमीन अधिग्रहण किए कोयला खनन किया है। प्रबंधन से नियोजन और मुआवजा देने के साथ विस्थापितों को पुनर्निवासित करने की मांग की गई है। कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद गोमिया प्रखंड की लोधी पंचायत स्थित केड़वा गांव को रविवार को सील कर दिया गया। 57 वर्षीय एक ग्रामीण को कोरोना संक्रमित पाया गया। वह मुंबई से कैंसर का इलाज कराकर लौटे थे।
कोरोना की पुष्टि होने पर उसे रात में बीजीएच के कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया। बैरवा में सरकार मनरेगा की योजना से ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रही है। मनरेगा की योजना से सरकार ने किसानों को आम की बगिया लगाने के लिए जमीन को अनुबंधित कराने की सलाह दी है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। एर्नाकुलम केरल से चलकर 1047 प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन आज बोकारो स्टील सिटी पहुंचे, जिसमें से बोकारो जिले के 27 मजदूर शामिल हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो इकाई द्वारा बगीचा टोला में पूरे लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। कल रविवार आखिरी दिन सांसद पीएन सिंह की उपस्थिति में सभी को भोजन कराया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।